नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के हमारे हेल्थ शो में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हेल्थ शो में हम हर एपिसोड में बात करते हैं हमारी कॉमन ज़िंदगी में जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याओं की, हेल्थ से जुड़े डिजीज़ की, और हमारे स्टूडियो में हम आपसे मुलाकात कराते हैं उन डिजीज़ से जुड़े एक्सपर्ट्स की, जो हमारी जानकारी के लिए हमें बताते हैं कि ये क्या है, किस तरह इनसे हम क्योर कर सकते हैं, किस तरह इससे हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बच सकते हैं। आज के दिन हेल्थ शो में हमारे वर्ल्ड स्लीप डे के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे स्लीप से जुड़ी हुई समस्याओं की। एक बहुत कॉमन सी समस्या है हेल्थ से जुड़ी हुई, स्नोरिंग, खर्राटे लेना, जो हर घर में बहुत आम सुनने को मिलती है। लेकिन हम उसे आम तौर पे किसी न किसी बात के साथ जोड़ के थकावट है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज इस वर्ल्ड स्लीप डे के उपलक्ष्य पे हम जानेंगे स्नोरिंग क्या है, उसके साथ जुड़ी हुई समस्याएं, डिजीज़ क्या है, उनके क्योर क्या है। उसके लिए हमारे साथ हमने आज स्टूडियो पे इनवाइट किया है डॉक्टर संदीप बंसल को। डॉक्टर बंसल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ENT PGI में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि ये जो स्नोरिंग है, ये क्या डिजीज़ है और इसके साथ जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जी, स्नोरिंग अपने आप में तो एक डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये लक्षण है डिजीज़ का। और सबसे ज़्यादा कॉमनली एसोसिएटेड और इसके साथ जुड़ी हुई जो डिजीज़ है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं जी। हम ये कह सकते हैं कि जितने मरीज़ों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उन सबको स्नोरिंग होगा जी। लेकिन सब स्नोरर्स कोई ज़रूरी नहीं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो, बट मेजॉरिटी होते हैं जी। ऑपोजिट इज नॉट ट्रू, हर स्नोरिंग करने वाला बंदा जो है वो एपनिक नहीं होता है, बट ऑल एपनिक्स आर स्नोरर्स। सो अगर आपको स्नोरिंग है और उसके साथ कुछ लक्षण जो हैं, जो कि हम आज बातचीत करेंगे, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उस बात का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। और इसके लिए आपको विशेषज्ञ सलाह लेकर उसका निदान करवाना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि स्नोरिंग अपने आप में एक बीमारी नहीं है, लेकिन जिस इंसान को स्लीप एपनिया है वो स्नोर ज़रूर करेगा। तो क्या स्लीप एपनिया की भी कुछ टाइप्स हैं? स्लीप एपनिया की, हाँ, अगर हम टाइप्स कहें तो मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है और एक सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है। सेंट्रल स्लीप एपनिया जो ब्रेन से रिलेटेड होता है और जिसका इलाज जो है कुछ कंडीशंस में कुछ एक दवाई होती है, नहीं तो एक मशीन होती है, CPAP लगाते हैं। सो वो हमारे मेडिकल विशेषज्ञ हैं जो पल्मोनरी वाले, वो उसको ट्रीट करते हैं मेडिसिन और लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, जिसमें सबसे कॉमनली मोटापा आता है। फिर हमारी एयरवे, जो हमारा श्वास का रास्ता है, नाक से लेके लैरिंग्स तक का, वॉइस बॉक्स तक का, उसमें अगर कोई रुकावट है किसी भी तरह की, तो उसकी वजह से ये स्लीप एपनिया हो सकता है। उसी की वजह से हमारे को स्नोरिंग भी हो सकती है। कुछ रुकावट की वजह से जो मांसपेशियां हैं या कुछ अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जब उनका कंपन होता है, जब वो वाइब्रेट होते हैं, तो उससे स्नोरिंग होती है। और वो जब कोलैप्स हो जाते हैं और उस रास्ते को, सांस के रास्ते को बंद कर देते हैं, तो सांस आना बंद हो जाता है, जो कि स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं, जिसके कि बहुत ज़्यादा गंभीर हम कह सकते हैं उसके असर हैं बॉडी पे, ख़राब असर हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग रहती हैं एक बार हो जाएं तो ये दो तरह के स्लीप जी। हम एनिमेशन के ज़रिए भी इस पूरी जो इश्यूज़ हैं इनको अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करते हुए मैं जानना चाहूँगी कि क्या कोई एक एज ब्रैकेट या कुछ एक कैटेगरी है जो इस डिजीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन है, जैसे मेन हैं, विमेन है या चिल्ड्रन है, क्या ज़्यादा एक्सपोज? अगर हम एज की बात करें तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब एज में होता है। और जिन बच्चों को स्लीप एपनिया होता है, अगर हम उसका इलाज नहीं करते हैं बचपन में, तो वो बड़े होके मेजॉरिटी ऑफ देम 80-90% ऑफ देम स्लीप एपनिक्स हो जाएंगे।
जी। और यंग एज तक आते आते, मिडिल एज तक आते आते उनको उसके प्रभाव आने लगेंगे, सिम्टम्स प्रभाव आने लगेंगे। जी, जैसे उनको ब्लड प्रेशर हो जाएगा यंग एज में, ओके डायबिटीज़ हो सकती है, जी, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओके मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, ओके लिबिडो लॉस हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें चीज़ें कनेक्टेड हैं जो इसके कनेक्टेड साथ हैं। हैं। तो बेसिक सिम्टम्स क्या हैं जिनसे ये हम समझ सकते हैं कि ये उस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं और कंसल्ट करना चाहिए? बच्चों में और बड़ों में अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं। अलग अलग तरह के आते सो हैं। बच्चों में मोस्ट कॉमनली जो होता है, बच्चे को स्नोरिंग होगी सोते हुए ओके और मुंह खोल के सोएगा। जी उसका कारण होता है कि उनको एडिनॉइड्स हो जाते हैं। ओके एडिनॉइड्स भी जैसे हम टॉन्सिल होते हैं गले में, वैसे कि जी। नाक के पीछे जो टॉन्सिल होता है ओके उसको हम उसे एडिनॉइड एडेनॉइड कहते हैं। ओके टेक्निकली एडिनॉइड्स कहते हैं, लेमैन में हम कह दें कि वही लिम्फॉइड टिश्यू जो टॉन्सिल है वो पीछे होता है। वो ओके तो जब उनका सांस का रास्ता बंद हो जाता है और प्लस टॉन्सिल्स होते हैं, जी तो उनको स्लीप एपनिया होने लग जाता है रात को। ओके तो रात को स्लीप एपनिया होने की वजह से बच्चे के बिहेवियरल चेंजेस तो होते ही हैं, उसके पूरे फेशियल स्केलेटन में चेंजेस आ जाते हैं जो कि फिर ओके। परमानेंट रह जाएंगे। जी तो पूरी वो जिंदगी। डिफरेंस विजिबल होता है। दांत बाहर आने लग जाते हैं। जी। जो तालुआ है वो हम उसको हाई आर्च्ड पैलेट कहते हैं जी कि वो ऐसे की बजाय ऐसे हो जाता है। ओके दांत की क्राउडिंग हो जाती है, बैड ब्रेथ आती है अच्छा। बच्चों में। ओके बच्चे स्कूल में जो बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, अगर स्लीप एपनिया हो जाए तो उनके ग्रेड्स कम होने लग जाते हैं, जी ओके उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, जी स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चों के। ओके सो इतने एडिनॉइड्स की वजह से फिर कान के पर्दे के पीछे पानी भी आ जाता है। ओह, उसका स्लीप ओके। एपनिया से कोई ताल्लुक नहीं, बट वो जी। एडिनॉइड के लक्षण है। जी जी सो ये सारा इतना स्पेक्ट्रम है वाइड बच्चों का जी जो कि सिम्टम्स हैं उसके Symptoms जिनसे हैं। कनेक्ट करके देखा जा जी, सकता है कि जी। बच्चे को ये डिजीज हो सकता हो है। सकती है। जी और अगर उसको हम टाइम, बच्चों में स्लीप एपनिया जो होता है उसमें 85-90% जी सर्जरी होती है एडिनॉइड टॉन्सिल की, उसके ओके। के ज़रिए वो ठीक हो जाता है, परमानेंट क्योर हो जाता परमानेंटली जी। क्योर हो जाता है अगर ठीक से सर्जरी करी हो। है। जी तो अगर तो वो लेट स्टेज में करते हैं। देखिए यूजुअली क्या है, बच्चों में घर के लोगों का डर समझ लीजिए, बुजुर्ग हो जाते हैं वो भी मना कर देते हैं, बड़ा है अभी छोटा है, हाँ बड़ा होके धीरे करेंगे, धीरे ठीक हो जाएगा ठीक या हो कर जाएगा। लेंगे। जी एडिनॉइड्स ठीक भी हो जाते हैं 12-15 ओके। साल के बाद, बट तब तक तो वो उसका डैमेज हो जाएगा, जी वो फेशियल स्केलेटन पूरा चेंज हो जाएगा। फिर वो जब बड़ा होगा बच्चा 25-30 साल का, 35 साल का, फिर उसको स्लीप एपनिया के सिम्टम्स आने लगेंगे। जी तो जी, जी। और ये ऑपरेशन ही छोटे बच्चों का है ओके एडिनॉइड टॉन्सिल का, तो वो छोटे एज में ही करना है। जी तो कई बार 10-12 साल तक नहीं कराते, फिर इतने सिम्टम्स हो जाते हैं, फिर करवाते हैं। जी फिर अकेले एडिनॉइड टॉन्सिल से नहीं होता, फिर हमारे डेंटल कलीग्स का और साथ भी लेना चीज़ें पड़ता है हैं। जी, और जी, साथ में थोड़ा डेंटल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ताकि प्रिवेंट कर सकें जी। एडल्टहुड स्लीप एपनिया। ओके जी तो ये तो हो गया बच्चों के लिए। जी बड़ों में सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं, लक्षण है, एक तो स्नोरिंग तो होगा ही होगा। जी स्नोरिंग के साथ अगर उनका जो बेड पार्टनर है, अगर वो देखता है कि उनका सांस रुकता है बीच में, ओके तो श्योर शॉट है कि स्लीप एपनिया एपनिया है। ही है। तो ज़रूर विशेषज्ञों को डॉक्टर मिलना को चाहिए, कंसल्ट करना ENT चाहिए। पल्मोनरी जिसको। जी जी उसके अलावा जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, आपकी पूरी नींद के बावजूद यू डोंट फील फ्रेश, आपको फ्रेशनेस नहीं लगती है। ओके मॉर्निंग हेडेक्स हो सकते हैं। जी आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तुरंत सो जाते हैं। ड्राइविंग आप कहीं करते ड्राइविंग सो करते सकते सो जाते हैं, वो तो जी। बहुत ही खतरनाक जी चीज़ है। बिल्कुल और जो हमारा डाटा कहता है कि 25% ऑफ व्हीकुलर एक्सीडेंट्स, मतलब स्लीप एपनिया की स्लीप वजह से। एपनिया की वजह ओह। से होते हैं। जी और बहुत सारे कंट्रीज़ में तो कमर्शियल ड्राइवर्स के लिए स्लीप एपनिया का टेस्ट करवा के क्लियरेंस लेना मैंडेटरी mandatory है है, ओके। फॉर टू गेट देम अ कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस। ओके इतना जी, जी। इसका प्रभाव इतना- पड़ता जी है। बिल्कुल बिल्कुल तो और उसके अलावा फिर आप कहीं भी बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कहीं पब्लिक में बैठे हैं, आप तुरंत सो जाएंगे। ओके एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस कहते हैं उसको। एक्सेसिव हाँ, डे टाइम excessive स्लीपनेस निद्रा एक आना। मेजर सिम्टम Major है कि symptom आपको है। स्लीप एपनिया हो हाँ, सकता वो है। दिन में सिम्टम है। हम उसकी बात नहीं कर रहे कि आप खाना खा रहे हैं और आपकी आंख लग जाती है आप सो आधे गए। घंटे के लिए, आप जी, ये जी। कोशिश कर, वो एक अलग चीज़ वो है। अलग चीज़ है। हम वैसे ओके उसके अलावा फिर से उन्हीं का मतलब स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता जी। है।
आप ऑफिस में काम नहीं अच्छे से करते हो, बिकॉज Productivity आप कम प्रोडक्टिविटी होनी डिक्रीज शुरू- होनी शुरू हो जी, जाती जी, है। ओके। फिर जैसे मैंने पहले बोला, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, जी, बिहेवियरल चेंजेस, मूड चेंजेस, जी। है ना, मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो सबसे मेजर तो वही है कि अगर आप सोते हुए नोटिस कर सकते हो, करते हो कि जी। कुछ ब्रीदिंग में दिक्कत है, तो हाँ फिर जी। आप कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ। हमने शुरू में बात की थी कि काफ़ी सारे रीजंस हैं, जो वजह हैं, कारण हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो हमने वी स्टार्टेड विद के ओबेसिटी भी एक उनमें से, तो Obesity- और क्या क्या कारण है इसके? उसके अलावा कारण है हमारे जो फेशियल, अपर फेशियल स्केलेटन है, एयरवे है, उसकी बनावट का, ओके। जिसमें कि आपका तालुआ जो है, तालुए की शेप ऐसी है कि वो आपको बंद कर देता है सांस जब आप लेटते हैं। ओके। जो सॉफ्ट टिश्यू पैलेट है जिसको हम कहते हैं, तालुआ दो तरह का होता है, एक बोनी पार्ट होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू। जी। और सॉफ्ट टिश्यू लैक्स है, बड़ा है, थिक है, ओके। वो आपका एयरवे को कोलैप्स कर देता है जब आप लेटते हैं। अच्छा। बड़े टॉन्सिल्स हैं एडल्ट्स में, जी। आपकी जीभ पीछे वाला भाग उसका जो है बड़ा है, ओके। उससे हो जाता है। और हमारा जो एपिग्लॉटिस है ना, जो लैरिंग्स के ऊपर एक होता है स्ट्रक्चर जिसको हम वो भी सोते हुए अपने उसको लैरिंग्स को ढक्कन की तरह बंद कर देता है। ओके। तो अगर वो तकलीफ है पेशेंट को, वो ऑफ कोर्स वो तो इवैल्यूएशन पे पता लगता है, तो भी स्लीप एपनिया हो जाता है। ओके। सो मतलब ओबेसिटी के अलावा इतने सारे कारण बहुत सारे और रीजंस हैं जी, जिसकी वजह से हो सकता है। तो हाँ। कौन सा टेस्ट किया जाता है स्लीप एपनिया को डायग्नोज करने के लिए? देखिए, हम हर एक का स्लीप स्टडी तो नहीं करा सकते, क्योंकि वो आप कह लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा। Okay, बहुत costly, मुश्किल है, जी, इतना बड़ा देश okay, है, इतने लोग हैं। जी, तो कुछ पहले तो हम जब पेशेंट आता है उससे कुछ क्वेश्चन सवाल पूछते हैं, ओके, उसके बेसिस पे हम जान लेते हैं कि इनको हाई चांस है ओके, या चांसेस हैं स्लीप एपनिया के। जी। तो उन सब पेशेंट्स को जी, हम स्लीप स्टडी कराते हैं। ओके, स्लीप जिनमें स्टडी, सिम्टम्स हाँ, हो तो लगे कि इनका जरूरी है आगे का या फिर diagnose। अगर मरीज बोले और उनका बेड पार्टनर बोले कि इनको रात को उन्होंने देखा है कि रात को सोते हुए सांस बंद हो गई, ओके, तो डेफिनेटली स्लीप स्टडी करना है, करना चाहे एक ही बार देखा है। जी, और स्लीप स्टडी कहते हैं, मतलब टेक्निकली इसको पॉलीसोम्नोग्राफी टेस्ट कहते हैं। ओके, और ये स्लीप स्टडी से पता लग जाता है कि स्लीप एपनिया है कि नहीं है, जी। किस तरह का है, कितनी सिवेरिटी है। अच्छा, वो सारी रीडिंग उसमें आ जाती जाती है। है। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट कोई ब्लड टेस्ट, कोई और टेस्ट पॉसिबल नहीं जी है नहीं, अभी तक डिटेक्शन कोई के लिए? ऐसा श्योर शॉट नहीं है कि भाई अब जी। ब्लड टेस्ट करेंगे तो स्लीप एपनिया का मालूम चल जाएगा। स्लीप स्टडीज़ भी बहुत तरह की होती हैं, ओके, मतलब वो साइंटिफिक जी। चीज़ है, बट स्लीप स्टडी से कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है Diagnosis हो जाता कि स्लीप एपनिया है मरीज को। ऑल राइट, ऑल राइट। अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं इस डिसीज़ को लेके, आई डॉक्टर साहब ज़रा देखते हैं। जी। मेरा ब्रदर है, उसको बहुत ज़्यादा स्नोरिंग की प्रॉब्लम है। एज अ सिबलिंग हम बहुत मजाक बनाते हैं, बट क्या ये सीरियस है या इट्स नॉर्मल? और हम किस डॉक्टर या किस स्पेशलिटी से हमें कंसल्ट करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? मेरे ब्रदर को ये प्रॉब्लम रहती है कि उसको ना सांस लेने में बहुत तकलीफ़ रहती है और कफ, स्नीजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, जैसे बार बार छींके आना, बार बार बीमार हो जाना। तो हमें किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसके बारे में? और हमारे को अगर सपोज़ करो एकदम से जल्दी से प्रॉब्लम हो जाए कुछ बहुत ज़्यादा, तो हमें क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। जी, हमने जहाँ तक डॉक्टर्स की बात करी कि किसको दिखाना है स्नोरिंग के लिए, जी, देखिए अगर आपको नोज़ रिलेटेड सिम्टम्स हैं साथ में, जी, लाइक बार बार कफ कोल्ड हो जाता है जैसे दर्शक ने कहा, जी। और या उनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जी, फिर तो आप ईएनटी के पास पहले जाइए, जा जी। सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अदरवाइज अगर सिर्फ स्नोरिंग है और स्लीप एपनिया के और लक्षण हैं, तो आप अपने हमारे पल्मनरी कलीग्स या मेडिकल कलीग्स के पास भी जा सकते हैं। फिर वो आपको ईएनटी के पास, ईएनटी विशेषज्ञ के पास भेज देंगे उसके हिसाब से। सो बोथ ईएनटी एंड पल्मनरी पीपल आर ट्रीटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो अगर नोज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो फिर तो ईएनटी के पास जाना बेटर है। जी, तो शुरुआत वहाँ से की जा सकती है। अगर कुछ भी सिम्टम्स आते हैं, तो अगर स्लीप एपनिया की तरफ ज़्यादा सिम्टम्स होंगे तो फिर कोलैबोरेटिव डिपार्टमेंट्स मिलके ही उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जी, दैट इज़ द ट्रूथ। इंडिया में बहुत अवेयरनेस कम है इस चीज़ को लेके, बहुत लाइटली लिया जाता है स्नोरिंग या इन ब्रीदिंग इश्यूज़ या स्लीप इश्यूज़ को लेके। तो कितनी सीवियर है एक्चुअल में ये प्रॉब्लम? देखिए, अगर हम प्रेवलेंस की बात करें
तो जो पहले स्टडीज़ थी उसमें था कि 13 से 17% तक लोगों को ओके स्लीप एपनिया है, जो कि 140 करोड़ की आबादी में बहुत बड़ा नंबर बड़ा है। नंबर है, लेकिन अभी एक नई स्टडी हुई थी जिसमें है कि मॉडरेट स्लीप एपनिया, मतलब 15 बार से ज़्यादा जिसका सांस बंद होता है 1 घंटे में, जी उस स्टडी के हिसाब से कम 35% लोगों को ओके हिंदुस्तान में स्लीप Sleep एपनिया apnea हो है। सकता है। जी। और ये चेंज हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है, जो रिसेंट सालों में Changes आए पिछले हैं। 1 दशक 2 जी। दशक में आए, जी जी यू नो ओबेसिटी Food, की तरफ yeah. चले गए, फूड हैबिट्स की तरफ, जी जंक फूड, पैकेज्ड फूड, प्रिजर्वेटिव वाला फूड, जी और स्क्रीन एलर्जीज, टाइम्स पोल्यूशन, जी, सो उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये ज़्यादा हो। बट नंबर इंक्रीज हुआ इतना है। ज़्यादा नंबर है जो जी। कि हमारे इतने बड़े देश में बहुत बड़ी समस्या है, जी जी क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई जो इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो फिर लाइफ लॉन्ग होंगी आपको। जी लाइफ लॉन्ग है और बहुत सीवियर हैं, बहुत जैसे severe आपने बोला कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, जी, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, चीज़ें हैं, हार्ट, डायबिटीज़ है, बहुत ही हो जाता और जी। जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जी कुछ फाइंडिंग्स ऐसी भी आई हैं, जैसे काला मोतिया होता है, जी ग्लाकोमा कहते हैं हाँ जी जिसको, हाँ जी तो कुछ पेशेंट्स ग्लाकोमा के ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे होते, ओके तो हमारे आई के स्पेशलिस्ट हमको कई बार पेशेंट भेजते हैं कि इनको स्नोरिंग भी है, जी चेक करते हैं, जी तो उनमें देखा गया कि उनको अगर स्लीप एपनिया है और अगर हम स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट करते हैं जी तो ग्लाकोमा के ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। ओके सो So, दैट इज आल्सो हाँ, कनेक्टेड, so इंटरकनेक्टेड इतना कुछ है, अभी हो सकता है कितनी और बीमारियां हैं जो कि स्लीप एपनिया से रिलेटेड कनेक्टेड हों, हैं, जो जी। धीरे धीरे हमको पता लग जी रही जी हैं। जी सो वास्ट फील्ड टू एक्सप्लोर, क्योंकि Explore ये अभी and अभी शायद research. समझ में आने लगे हैं जी। कि ये एक मेजर इशू है। जी, मेजर issue। इसका ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हम इतने सारे रीजंस हैं, जी जो हमारी जो बनावट है जी भगवान ने दी है, या वहाँ से लेके एक्सीडेंट हो गया या कोई भी इशू है, उसको तो हम नहीं, जो एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी। जी ठीक है, मेजर आप एक फैक्टर मेजर रिस्क फैक्टर है। जी जी तो अगर आपका वेट बढ़ता जाएगा उतने चांसेस उसी मात्रा में आपके एपनिक होने के भी बढ़ते बढ़ते जाएंगे जी सो जी ओबेसिटी के लिए हमको बहुत ध्यान रखना है। सबसे और पहली उसके लिए चीज़। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा कि जो हमारे मापदंड देखते हैं ओबेसिटी के, कि वो इंडियंस के लिए, जी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए वो अलग हैं जी 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 हमारे वेस्टर्न उसके लिए। तो हमारा ओबेसिटी का थ्रेशोल्ड बहुत कम है इंडियंस का। जी जी हम एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, अगर वो 25 से ज़्यादा है किसी का, तो हम ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, जी जी रादर देन कॉकेशियंस और मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, जी जो कि 28-30 के बाद ओबेसिटी में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा थ्रेशोल्ड बहुत कम है ओबेसिटी का, Obesity कुछ का, किलो जी। से ही हम ओबेसिटी में चले आते हैं। जी, इसलिए जी। हमारे को बहुत ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की वेट की, सबसे पहले क्योंकि जी। ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ओबेसिटी को स्लीप एपनिक Obese- होते हैं, हाँ, या स्लीप एपनिक हैं तो vice वो versa मोटा नहीं होगा ही है। होगा, नहीं, जी, जी। बहुत पतले लोगों को भी स्लीप Sleep एपनिया होता है, apnea वो हो अलग सकता वजह से होता है, अलग बट ये एक मॉडिफाइड फैक्टर जी, है। जी। तो ट्रीटमेंट में इससे सबसे पहले कि हम ट्रीटमेंट की डिस्कशन शुरू करें, एक थोड़ी सी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि वार्निंग साइंस भी कुछ होते हैं इन सिम्टम्स के अलावा? वार्निंग साइंस तो फिर बहुत लेट स्टेज में आते हैं कि आपने Okay. स्लीप एपनिया बहुत देर से आप इग्नोर कर रहे हो, जी तो एक तो है ड्राइविंग करते हुए नींद आ जाएगी है, जी वो ये सबसे बहुत बड़ा वार्निंग वार्निंग साइन, साइन सबसे है। बड़ा वार्निंग साइन जी आपको अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो गया, जी उसकी वजह से हेमरेज हो गया, ओके आपने Warning कभी signs are रियलाइज at ही the नहीं, later stage, हाँ, आपने basically. रियलाइज ही नहीं किया, और जी। तब आपको हेमरेज हुआ, आपने पता किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और पता लगा कि साथ में स्लीप एपनिया भी था। ओ, तो फिर हम रेट्रोस्पेक्टिव सोच सकते हैं कि हाँ शायद स्लीप एपनिया था, ट्रीटमेंट नहीं हुआ जी और वो एक चीज़ उससे आगे बढ़ती गई। जी 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 स्लीप एपनिया की वजह से साइलेंट हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं। जी हाँ, वो उसकी सिवेरिटी जो है वो हाँ, जी, अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए जी तो कुछ मरीजों में ऐसा देखा गया कि साइलेंट हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं उन जी पेशेंट को। दैट इज कनेक्टेड विद स्लीप एपनिया, Sleep एंड apnea. वो उतनी सिवेरिटी है इस जी, डिजीज जी, की। जी जी अनट्रीटेड स्लीप एपनिया की वजह से जी। हो सकता है। जी
इससे कोई मेंटल इश्यूज या जो हम जो आजकल साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, सो क्या वो भी कनेक्टेड हैं इस बीमारी जी, के मूड साथ? डिसऑर्डर्स जैसे हमने बात कही, जी। दे आर ऑल साइकोलॉजिकल इश्यूज। जी, फिर देन हमारे जो साइकेट्रिस्ट जी। कलीग्स हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है ओके, ट्रीटमेंट के दौरान। ट्रीटमेंट के लिए। जी। हाँ, ऑफ कोर्स वो टेम्पररी हो सकता है, अगर हम उनका स्लीप एपनिया ट्रीट करते हैं जी, तो तो वो वो भी क्योर प्रॉब्लम्स हो भी जाए। ठीक हो जी। जाती हैं। चलिए आइए अब लेते हैं कुछ और दर्शकों के सवाल। मेरे को ना काफ़ी टाइम से स्नोरिंग की प्रॉब्लम है और मैं कनाडा से आया हूँ। कनाडा में मेरे को 2020-21 से जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मेरी। तो मैं कनाडा में ही 2023 में किसी डॉक्टर से मिला, उन्होंने मेरे टेस्ट किए हैं, स्लीपिंग टेस्ट हुए थे, जिसमें मेरे को पता लगा मेरा सोते हुए ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे मेरे को हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है विद टाइम। सो उधर के डॉक्टर्स ने मेरे को CPAP मशीन दी है, बट आई डोंट लाइक टू वेयर दैट मशीन बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वेयर इन द नाइट टाइम। एंड वहाँ पे कनाडा में मैंने ऑपरेशन का पता किया, दे आर नॉट रिकमेंडिंग टू गो फॉर ऑपरेशन बिकॉज दे सेड दैट इट्स like lengthy process, you can wear CPAP, but I'm not feeling comfortable in that machine. So आप suggest करो कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी, तो जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम, जैसे जब हमने पहले भी बात करी थी, जो यंग स्लीप एपनिक्स हैं, जी, इस एज में कोई भी हर पूरी ज़िंदगी के लिए पूरी रात स्लीप मशीन लगा मशीन के नहीं लगाना चाहता। चाहेगा, बिल्कुल। तो उन पेशेंट्स के लिए जी। हम, अगर जो पेशेंट चाहते हैं कि नहीं हम CPAP नहीं लगाएंगे, तो उसको फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि हम सर्जरी से इनको ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ की सर्जरीज होती हैं, लेकिन कौन सी सर्जरी किस पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगी उसके लिए एक और टेस्ट करना पड़ता है स्लीप Okay. स्टडी के अलावा, जी, जिसको हम डाइज कहते हैं, Okay. ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप एंडोस्कोपी। जी, उसका मतलब है, अगर हम लेमन भाषा में कहें कि हम उनको स्लीप की निद्रा की अवस्था में ले जाते हैं और एक फ्लेक्सिबल स्कोप डाल के चेक करते हैं कि सांस का रास्ता कहाँ कहाँ बंद हो रहा है, ओके, और उसके हिसाब से फिर कस्टमाइज्ड सर्जरी प्लान करते हैं। ओके, तो उन पेशेंट्स को जिनको जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको हमको जिनको लगता सर्जरी है कि देनी सर्जरी से पड़ेगी। हम जी। हेल्प कर पाएंगे, जी, जी। उसके बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स हैं, जी। एस्पेक्ट्स हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हम इनको अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। बेटर हो जाएगा। जी, जिसमें कि ओबेसिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि एक कंट्रोल्ड लेवल तक ही अगर उसका मोटापा है तो ही बेटर तो है ही वो कर सकते सर्जरी हैं। करें, ओके। नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा जी, नहीं जी, होगा। जी, ओके, लेकिन कई बार इतना सिवियर स्लीप एपनिया होता है कि कुछ रिलीफ देने के लिए हम सर्जरी कर करनी- देते हैं ताकि वो जी। CPAP अच्छे से पहन सके। जी, कुछ पेशेंट्स को CPAP का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जी। वो टॉलरेट ही नहीं करते हैं। ओके, ठीक है, जी। जब वो टॉलरेट ही नहीं करेगा वो मशीन ही नहीं लगाएगा। जी, जी, जी। तो अगर हम जैसे वो अभी डिनाई कर रहे थे कि वो मशीन नहीं नहीं लगाना लगाना चाहते। जी, ये तो एक चीज़ है, जी। वो तो लगाना ही नहीं चाहता, लेकिन जी। कुछ लगाने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं लगा बॉडी टॉलरेट नहीं करती उसकी। बॉडी टॉलरेट इसलिए नहीं करती क्योंकि उसका प्रेशर इतना होता है। ओके, जी, उसमें से कुछ मरीजों को नाक की समस्या भी हो सकती है, जैसे कि हम जिसको कहते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, ओके, हाँ जी। टर्मिनेट्स बड़े हुए हैं, जी, कुछ जी, जी। अंदर और नेजल पॉलिप्स हैं, ये कुछ तो अगर हम उनका नाक का रास्ता साफ कर दें जी, और फिर वो CPAP लगा सकते हैं, ओके, और CPAP का प्रेशर उनको कम लगेगा, वो लगा सकते हैं, तो फिर वो CPAP भी लगा सकते बियरेबल हैं, हो जाए जब बेरेबल उनके हो लिए। जाए। जी, दूसरा फिर जो सर्जरी करनी जी। है हमने, वो सर्जरी उस डाइस के हिसाब से हम फिर प्लान प्लान कर करते सकते हैं। हैं। कितनी कॉस्टली होती है ये सर्जरी और पेनफुल होती है क्या? जी, पहले हम पेन पे आते हैं। पेनफुल तो होती है, जी, बट उस पेन के बाद बहुत रिलीफ है, लाइक लाइफ चेंज हो जाती है। ये मरीज ने बोला कि हमको एक नई ज़िंदगी मिली है। तो पेन है, हफ्ता 10 दिन के लिए पेन है, जी, बेरेबल पेन होता है, ओके, और उसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं कि पेन कम से कम हो। जी, ड्यूरिंग दी सर्जरी भी कुछ चीज़ें करते हैं, बाद में भी देते हैं जी, पेन किलर्स, उस हिसाब से देते हैं कि पेन कम हो। टॉलरेबल होती है पेन, बट पेन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, जी। बट देन इट इज़ अ गेम चेंजर। ओके, जहाँ तक कॉस्ट की बात करते हैं, जी, कॉस्ट तो डिपेंड करेगा। जी, आप PGI में कराएंगे तो कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ओके,
ऑफ कोर्स अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉस्ट तो रहेगी, उनके उस हॉस्पिटल के अपने अपने पैकेजेस हैं उनके हिसाब से। बट इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर बिकॉज बहुत एक सिवियर सर्जरी है, बहुत नॉर्मल सर्जरी नहीं है, पेनफुल भी है और कितनी चीजें इसके साथ जुड़ी पेन हैं। से कॉस्ट का तो कोई ताल्लुक नहीं नहीं, रहेगा, like, लेकिन उतना थोड़ा सा after treatment भी टेक्निकली, हाँ उसको थोड़ा सा cure की टेक्निकली जरूरत होती होगी। यू नो वो सर्जरी है तो यस Complicated है। हाँ तो जी एक्सपेंसिव रहेगी प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी क्या लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस के साथ भी इसे क्योर किया जा सकता है? देखिए अगर हम सिर्फ स्नोरिंग और माइल्ड स्लीप एपनिया की बात करें जी तो यस मैं कहूँगा कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, जी लेकिन अगर जो मॉडरेट और सिवियर स्लीप एपनियाज हैं वो अकेले लाइफस्टाइल पे छोड़ना तो ठीक नहीं होगा। ओके हाँ, लेकिन अगर उनके लाइफस्टाइल और वेट कम करने से वो उनको प्रेशर कम हो जाएगा, वो मशीन अच्छे से लगा सकेंगे। जी सो हेल्प फिर भी चाहिए होगी, मेडिकल हेल्प के बिना मेडिकल, हाँ उन्हें मेडिकल हेल्प curable मीन्स सीपैप की हेल्प, नहीं। जी वही तो सीपैप तो फिर चाहिए जी, जी। सो सीपैप को हम गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मानते हैं बहुत सारे सालों से जी कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जी बट यू नो ऐसे एवोल्यूशन इज अ चेंज, हर Is- जगह चेंज। जी, अभी बिल्कुल। जैसे इन्होंने भी कहा यंग एज में सीपैप की थोड़ी सी एक्सेप्टेंस कम हो गई है जी और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लायंस जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ सीपैप का जी। भी कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो Correct. अगर कोई इंसान सीपैप नहीं लगाएगा तो उसके लिए तो ज़ीरो उसका इफेक्ट है ना। हाँ वो ट्रीटमेंट तो वही है हाँ, फिर। तो फिर जी, सर्जिकल सक्सेस भी जो है अच्छी साउंड सर्जरी की हो तो उसका सक्सेस रेट 70 to जी। 80% है जी जी और लॉन्ग टर्म सीपैप का रिजल्ट 50-60% है। तो ओके डिपेंड्स की डिपेंड्स। तो patient सब to इसके बाद patient। हम आगे बात करते हैं, उससे पहले देखते हैं कुछ और बाइट्स। After just 2-3 days of the operation, she is feeling much better. Snoring is much less, only 10% snoring, and the voice is very low. I'm very happy to see the results. I think she was suffering from obstructive sleep apnea, and she is now cured. I think the doctors at PGI are the best. डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आफ्टर ऑपरेशन हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं विच वी कैन फेस आफ्टर द ऑपरेशन एंड वी कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एट होम। जी जी सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो पीजीआई ये हाँ हमारे जी एक के पेशेंट डॉक्टर्स हैं को। जी तो शायद आए थे तो इनको मिल गए होंगे। तो जी, जी। इनकी अभी रिसेंटली सर्जरी करी है हमने। ओके शी इज़ अ फीमेल एंड अ Okay. वेरी वेल एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड फीमेल, बट शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्लीप एपनिया, ओके वेरी लाउड स्नोरिंग, बहुत ज़्यादा तेज, और इनको वही डे टाइम स्लीपीनेस आता था। और एक एस्पेक्ट हम बात करना रह गया मेरे से जी। कि जो आपने क्वेश्चन भी पूछा था शायद वो रह गया कि मेल्स और फीमेल्स में। जी जी तो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ज्यादा जो मेल्स में स्लीप एपनिया ज़्यादा होता है ओवरऑल कंपैरेटिव। कंपैरेटिवली, लेकिन मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में स्लीप एपनिया होने के चांसेस सेम है एज अ मेल। ओके आफ्टर मेनोपॉज, After menopause. अदरवाइज मेन आर मोर प्रोन टू Men are more prone जी to this. मैं So- फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल है आजकल ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट के मुंह से ये सुन लेना कि आई एम रियली सेटिस्फाइड, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो तो जी इस अभी तो बहुत सारे चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए इसके लिए, पर अभी समय इजाज़त नहीं दे रहा है। तो आज के लिए हम इस बारे में जितनी अवेयरनेस आपने दी उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों को इसके बारे में नॉलेज मिली होगी और ये काम भी आएगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारे इसी एपिसोड को YouTube चैनल पे दोबारा देख सकते हैं, DD हरियाणा पे भी देख सकते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी हेल्थ शो के अगले एपिसोड में। आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।